आज हम सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी के इतिहास विभाग में आचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी के साथ बातचीत करने वाले हैं। डॉक्टर राकेश शर्मा विगत अनेक वर्षों से महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में इतिहास विषय का अध्यापन कर रहे हैं। जनरल जोरावर सिंह पर इनका विशेष अध्ययन है और इसी विषय पर इन्होंने पीएचडी किया है, जो कि भारतीय इतिहास और युद्ध रीति नीति की दृष्टि से एक अभूतपूर्व शोध कार्य कहा जा सकता है। डॉक्टर राकेश शर्मा मंडी में अपने बहुत छोटे से कार्यकाल में सरदार पटेल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के अनेक सेमिनार आयोजित कर चुके हैं। कुछ पुस्तकों का प्रकाशन संपादन भी हुआ है और इतिहास दिवाकर शोध पत्रिका का भी विगत कुछ वर्षों से ये संपादन का कार्य कर रहे हैं और उसके अनेक विशेषांक इतिहास दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इतिहास विभाग मंडी के माध्यम से भी अनेक सेमिनार, कार्यशालाएं और मंडी के इतिहास को लेकर, प्राचीन लिपियों को लेकर या लोक परंपराओं को लेकर अलग अलग विषयों पर यहाँ इनके द्वारा सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जहाँ विद्वानों को शोध कार्य की एक कार्यक्षेत्र मिलता है, वहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा जी से ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान में इतिहास विमर्श और जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें इतिहास विषयों को लेकर, नई चुनौतियों को लेकर के और विद्यार्थियों को जो एक भारतीय इतिहास सत्य घटनाओं पर आधारित होने का जो एक उपक्रम है, उसको लेकर के क्या चुनौतियां हैं और किस तरह से कार्य योजनाओं को अपना करके ये इस विषय का समावेश करने जा रहे हैं। डॉक्टर राकेश जी, नमस्कार। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात कही कि भारत का इतिहास किस दृष्टिकोण से लिखा गया है और किस दृष्टिकोण से उसका अवलोकन किया जाना है, इस संदर्भ में मेरा ये इतिहास के अध्येता होने के नाते मेरा ये मानना है कि भारत का या हमारे पूरे राष्ट्र का जो इतिहास है वो समाज में निहित है, लोक में निहित है। लेकिन विडंबना ये रही है कि हमने हमेशा उस इतिहास को अधिमान दिया है जो राजाओं के संदर्भ में हो या इस भारत के जो उच्च श्रेणी है उस वर्ग से संबंधित हो, जबकि भारत का इतिहास अगर जीवंत रहा है, विरासत में रहा है, लीगेसी में रहा है, जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो वो लोक में है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि हमने उस लोक को दरकिनार करते हुए एक विश्वव्यापक जो इतिहास की श्रृंखला है, इतिहास का जो दृष्टिकोण है, उसको अपनाने का प्रयास किया। जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या इसके साथ इतिहास को किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए, मुझे ये लगता है या हमें ये लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्पष्टता के साथ कहा गया है कि हम मातृभाषाओं की बात करेंगे, लोक की बात करेंगे, तो ये विषय जो है वो निश्चित तौर पर समाज के बीच में आने वाले हैं और आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास सबसे बड़ा जो, जैसा आपने कहा कि आप उस विमर्श को कैसे लेते हैं और कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, जैसा कि इतिहास दिवाकर में भी हमने एक विशेष स्तंभ जो है वो गांव के इतिहास का शुरू किया और उस गांव के इतिहास में हमें ये जानकारी लगी और ये जानकारियां लगी कि कई स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे भी नायक रहे हैं जिनकी कहीं पर भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो गांव में, लोक में जीवित है और यहां तक कि उसके स्रोत भी हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन हमने कभी उस निम्न स्तर के ऊपर या आप समझते हैं कि उच्च स्तर के ऊपर कभी काम करने का सोचा ही नहीं। इसी दृष्टिकोण से सरदार पटेल विश्वविद्यालय में जहां हम लोग यहाँ की लिपियों, जैसे टाकरी लिपि के ऊपर हम लोग निरंतर कार्यशालाएं कर रहे हैं, प्रदेश भर के विद्वान उसमें अपने हमारे बच्चों को प्रशिक्षित करते हैं।
इसी दृष्टिकोण को लेते हुए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए योद्धाओं के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन के संदर्भ में भी हमने उस दृष्टि को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक राष्ट्र निर्माता के साथ साथ उनके रचनात्मक कार्यों को लोक के बीच में ले जाने का प्रयास किया है, जिनके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। ऐसी दृष्टि में हमें यह लगता है कि हमें निश्चित तौर पर जो लोक में इतिहास विद्यमान है उसको एक अधिमान देते हुए, उसके ऊपर शोध करते हुए और उसको ऊपर तक ले जाने की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से हम लोग कृत संकल्प हैं और इतिहास में कार्य कर रहे हैं और ये चलता रहेगा। हमारे शोधार्थी भी क्षेत्र के विषयों को लेकर, हमारे एमए के विद्यार्थी भी निकटतम के विषयों को लेकर जो है वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अब वो वक्त है, अब वो समय है जब हम, जिसको कभी हम लोग ओरल हिस्ट्री की बात करते थे, भारत में श्रौत परंपरा से इतिहास आगे बढ़ता रहा है, लेकिन जब से हमने बाहरी दृष्टिकोण को अपनाया तो ऐसी परिस्थिति में हमने एक फ्रेम सेट कर दिया कि इसके अंदर यदि कोई चीज आएगी तो वो इतिहास आंका जाएगा और इसके बाहर रहेगी तो वो इतिहास नहीं होगा। लेकिन अब ओरल और ओरलिटी का एक नया कंसेप्ट आने के बाद इतिहास को भी एक नई दिशा मिली है और निश्चित तौर पर वो इतिहास लेखन में, विशेषकर भारत के इतिहास लेखन में बहुत फ्रूटफुल जो है वो रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में रियासतों का समय रहा है और भारत की स्वतंत्रता के बाद हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन होने के बाद हिमाचल प्रदेश का विस्तार होने के समय में विभिन्न रियासतों को जोड़ करके हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के इस गठन में मंडी रियासत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इतिहास की दृष्टि से भी, परंपराओं को लेकर भी, मेले, पर्व, तीज, त्योहार और विभिन्न मत संप्रदायों को लेकर भी मंडी का महत्व रहा है। इस वर्ष मंडी के स्थापना के 500 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के माध्यम से, इतिहास विभाग के माध्यम से और जो मंडी के स्थानीय लेखक हैं, कलाकार हैं, यहाँ जो साहित्य की, कला की प्राचीन समृद्ध परंपरा है, उन सब का समन्वय करते हुए डॉक्टर राकेश शर्मा जी द्वारा भी कुछ संकल्पना की गई है। हम उसके बारे में ये जानना चाहेंगे कि 500 वर्षों के पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्वविद्यालय मंडी और इतिहास विभाग द्वारा क्या कार्य योजनाएं प्रारंभ की जाने वाली हैं। जैसा कि आपने कहा कि मंडी जो है, मंडी रियासत जो है वो अपना 500 वर्ष जो है वो पूर्ण उसके होने जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्वविद्यालय स्तर के ऊपर इतिहास विभाग द्वारा माननीय कुलपति जी को एक प्रोजेक्ट बनाकर दिया गया कि हम आगामी 1 वर्ष तक मंडी के 500 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर एक ऐसा पुस्तक का लेखन करें, एक ऐसे ग्रंथ का संकलन करें जिसमें कि भारतीय या मंडी के इतिहास को लेकर प्रत्येक पक्ष जो है वो उसमें दिया जाए। माननीय कुलपति जी के इसमें मार्गदर्शन से सर्वप्रथम हमने 12 दिसंबर 2025 को एक कार्यक्रम किया जिसमें मंडी के विद्वानों को, लेखकों को, साहित्यकारों को बुलाया और उसमें ये निर्णय किया गया कि हम किस प्रकार से मंडी के विभिन्न विषयों को लेकर जो है वो लेखन करने जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में 28 फरवरी को एक बार पुनः इन लेखकों के साथ दोबारा से मंत्रणा हुई और उसके आधार पर जो विषय हैं वो उनको दिए गए और उसका संकलन जो है वो जल्दी ही किया जा रहा है, वो लिखकर दे रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय स्तर पर एक ये पुस्तक का लेखन तो हम कर रहे हैं, लेकिन साथ में मंडी के 500 वर्ष पूर्ण होने पर विश्वविद्यालय ने एक लोगो बनाया, स्मारक चिन्ह बनाया और उस स्मारक चिन्ह का जो विमोचन है, उसका जो विधिवत शुभारंभ है, वो हिमाचल प्रदेश के माननीय तत्कालिक राज्यपाल श्रीमान शिव प्रताप शुक्ल द्वारा 21 फरवरी जब वो शिवरात्रि के समापन अवसर के ऊपर यहाँ पर उपस्थित थे तो उसका विमोचन जो है वो किया गया। और विश्वविद्यालय के
प्रत्येक पटल पर, चाहे वो हमारे बैनर हों, चाहे हमारे लेटर पैड हों, हमारा कोई भी विषय ऐसा हो जो कि हमारी विश्वविद्यालय जहां दिखाई देता हो, वहां विश्वविद्यालय के लोगों के साथ साथ मंडी 500 वर्षों की जो गौरव वर्ष की यात्रा है वो भी लोगों साथ में लगाया जाएगा। ऐसा माननीय कुलपति जी ने सारे विभागों को आदेश जारी कर दिए। और इसके साथ ही केवल यही नहीं, मंडी के साहित्यकार, मंडी के क्रांतिकारी, मंडी के अन्य विषयों को लेकर जो है वो एक अलग से भी हम लोग अपने काम कर रहे हैं। और जो यहाँ पर दीर्घ आयु, लंबी आयु वाले, जो 90 वर्ष से ज्यादा आयु वाले जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम उनके भी बाकायदा इंटरव्यू लेकर तब की मंडी और अब की मंडी के विषय के ऊपर जो है वो विचार करने वाले हैं। वो भी हमारे विद्यार्थी समाज के बीच में जाने वाले हैं। ऐसी संकल्पना के साथ हम निश्चित तौर पर इतिहास विभाग और विश्वविद्यालय ये सुनिश्चित कर रहा है कि इसमें हमारा योगदान क्या हो सकता है। उस योगदान में इस प्रकार के कार्यक्रम जो है, कार्य जो है वो निमित्त है। साथ ही मंडी को लेकर जो हमारे एमए के विद्यार्थी लघु शोध प्रबंध करते हैं, उनको भी हमने मंडी के इन विषयों से, छोटे छोटे विषयों से संबंधित जो है वो अपने लघु शोध प्रबंध जो है वो करने के लिए दिए हैं। तो इस प्रकार आगामी 1 वर्ष तक हम निरंतरता के साथ मंडी के 500 वर्षों के संदर्भ में कार्य करने की योजना, संकल्पना हमने तैयार कर ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के इतिहास में विशिष्ट स्थान है। वो इसलिए कि उन्होंने भारत की रियासतों का एकीकरण करते हुए जो भारत को एक सुदृढ़ स्वरूप प्रदान किया, सबको जोड़े रखा और भारत के निर्माण की एक दिशा तय की। इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा गया है। मंडी और हिमाचल प्रदेश के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कोई संबंध है, और मंडी में विश्वविद्यालय की स्थापना उनके नाम से होना, ये कोई केवल क्या राजनैतिक या कोई ऐसा संयोग मात्र है, या इसके पीछे कोई इतिहास छुपा है, कोई परंपरा है, या कोई चिंतन दृष्टि इसके पीछे कार्यरत रही है, ऐसा हम इतिहास विभाग के आचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी से जानना चाहेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना अप्रैल 2022 में की गई और मेरा भी सौभाग्य था कि जुलाई 2022 में मैंने इस विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया। तो सबसे पहला प्रश्न यही था कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे क्या ध्येय रहा होगा। मैं आपको एक बात साझा करना चाहता हूं कि जब पूरे देश भर में भारत संघ का एक संकल्पना लेकर पटेल जी जो थे वो सारी रियासतों का एकीकरण कर रहे थे, ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश में भी 3 विचार चल रहे थे। पंजाब चाह रहा था कि वो हमारे साथ रहें, और हिमाचल के कुछ रियासती राजा चाह रहे थे कि हिमालय संघ इसका बनाया जाए और अलग से एक राज्य बनाया जाए। वहीं पर कुछ और चाह रहे हैं, जैसा कि हम सभी विदित है कि सोलन में रियासतों के लोगों का, प्रजामंडल के लोगों का एक बैठक हुई और उसमें तय किया गया कि इसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सारे जो है वो दिल्ली में गए, सचिव मेनन जी के साथ मिले और ये सबके बीच में विचार रहा कि हिमाचल का या इस क्षेत्र का नाम क्या होगा। तो पटेल जी ने एक ही शब्दों में कम बोलते थे, सार्थक बोलते थे और मतलब जोर से बोलते थे। उन्होंने एक ही बात में कहा कि हिमाचल जो प्रांत बनेगा उसका नाम हिमाचल प्रदेश होगा। तो हिमाचल प्रदेश के नाम पर मोहर लगाने का जो काम था वो उसमें के गृह मंत्री रहे हैं और पूरी रियासतों के एकीकरण का भी विभाग वो देख रहे थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। लेकिन इसके साथ ही एक और घटना हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी है कि 1948 में मंडी में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हुई। तो वल्लभ राजकीय महाविद्यालय की स्थापना के बाद क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्लस्टर यूनिवर्सिटी, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बनी। तो ये बात कि वल्लभ कौन, किस नाम से वल्लभ के नाम से कॉलेज था, तो जानकारी लगी कि जब 1947 में देश आजाद हो गया और ये बात हुई कि हिमाचल में भी शिक्षा के विस्तार के लिए नए महाविद्यालयों की स्थापना की जानी है,
तो ऐसी परिस्थिति में एक महाविद्यालय केंद्र की ओर से, क्योंकि उसमें ये राज्य नहीं था, तो केंद्र की ओर से कहा गया कि एक महाविद्यालय जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी खोला जाए, लेकिन उसके विषय में भी बात चली कि कहां कहां उसको खोला जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मंडी की रियासत के राजा और बाकी के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सरदार पटेल जी के सामने समक्ष विषय रखा कि हम महाविद्यालय जो मंडी में खोलना चाहते हैं। तो यहाँ की जनता ने, यहाँ के उसमें के तात्कालिक जो राजा थे, उन्होंने उनकी स्मृति में उनको डेडिकेट करते हुए इस महाविद्यालय का नाम जो है वो बल्लभ महाविद्यालय रखा। और जो बल्लभ महाविद्यालय मंडी है उसका एक लंबा 1948 में 47 में देश आजाद हुआ तो प्रदेश भर का ये पहला महाविद्यालय था जो इस तरह से इसने, और मंडी क्षेत्र में और इर्द गिर्द में शिक्षा के विस्तार में इस महाविद्यालय का बहुत अग्रणी योगदान रहा, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि बाद में क्लस्टर का जो कंसेप्ट आया तो क्लस्टर विश्वविद्यालय उनके नाम से खोला गया और बाद में इन्हीं के नाम से इनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए प्रदेश की जनता ने, प्रदेश की तात्कालिक सरकार ने या वर्तमान सरकार ने उसको जो है वो सरदार पटेल जी के नाम से इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का एक छोटी सी रियासत के एकीकरण में और साथ में यहाँ के शिक्षा के विस्तार करने में भी अग्रणी भूमिका जो है वो रही है। इसलिए सरदार का जो नाता है, जिस प्रकार हिमालय उधर से कच्छ के रण को हम लोग देखेंगे, गुजरात को देखेंगे तो विशाल हिमालय जितना उनका कद था, ये समानांतर में हम लोगों को दिखाई देते हैं। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में पढ़ने वाले बच्चे मंडी शहर से भी आते हैं और दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से भी लड़के लड़कियां यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि हम डॉक्टर राकेश शर्मा जी के स्वभाव को जानते हैं, इनकी संकल्पना को, इनकी वचनबद्धता को और सक्रियता को जानते हैं कि ये क्लासरूम से बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए जाने जाते हैं और उसमें लोगों की भागीदारी भी इनके साथ हमेशा बनी रहती है। हम डॉक्टर राकेश शर्मा जी से ही ये जानना चाहेंगे कि क्लासरूम से बाहर इतिहास के विषयों को लेकर के या संस्कृति के विषयों को लेकर के, देव परंपरा, पुरातत्व और अन्य विषयों को लेकर के ये शोध कार्य के बहाने या कोई प्रोजेक्ट करने के लिए या किसी भी तरह की गतिविधि को शुरू करते हुए विद्यार्थियों को किस तरह से उनके जो पढ़ने की प्रवृत्ति है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी दें। इतिहास विभाग द्वारा अपना एक दृष्टि पत्र बनाया गया और उस दृष्टि पत्र में ये निश्चित किया गया श्रेणीबद्ध ढंग से कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय स्तर पर फिर समाज में बाहर जाकर हम लोग काम करेंगे। कारण ये है कि सामाजिक विज्ञान जो क्षेत्र रहता है उसकी प्रयोगशाला समाज होता है, इसलिए समाज के बिना इतिहास की संकल्पना करना ही निरर्थक है। तो हम जब मंडी में आए तो मंडी में वर्तमान समय तक जैसा मंडी में निरंतरता के साथ विरासत यात्रा करना, विद्यार्थियों को यहाँ से बरसेले से विजय हाई स्कूल, अपना जो पुराने मंदिर हैं, हमारी विरासतें हैं, इनके साथ एक पूरा का पूरा चक्कर लगा के उनको इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ के इतिहास के बारे में जानकारी देना, एक कंसेप्ट जिसमें वो लाइव देखते हैं। दूसरा, यहाँ के जो क्रांतिकारी हैं उन क्रांतिकारियों के जहाँ पर स्टैचू लगे हुए हैं उनका भ्रमण करवाना, उनके बारे में जानकारियां देना और उनकी जन्म जयंतियों के ऊपर, पुण्यतिथियों के ऊपर उस स्थान पर जाकर कार्यक्रम करना। और तीसरा कंसेप्ट ये है कि एमए में हमारे बच्चे जो है डिजिटेशन करते हैं, लघु शोध प्रबंध करते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा विषय जो हैं वो हम लोग लोकल समाज को लेकर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ के मंदिरों के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में, यहाँ के रीति रिवाजों के बारे में, यहाँ के तीज त्योहारों के बारे में, यहाँ की राजनीतिक विरासत के बारे में, यहाँ के किलों के बारे में और इसके अलावा यहाँ के चौकी प्रोल घर हैं उनके बारे में। यही नहीं, मंडी में आपको जानकर हैरानी होगी कि अश्विनी रेडियो कंपनी, एआरसी कंपनी जो है वो 1950 के दौर में यहाँ पर बन गई थी और मंडी में रेडियो तैयार किए जाते थे, रेडियो बनते थे। उसके ऊपर भी हमने एक डिजिटेशन वर्क करवाया। मंडी में 1926 के करीब यहाँ पर स्टूडियो आ गए थे। उन स्टूडियो के बारे में अध्ययन करना कि किस प्रकार से वो आगे बढ़े।
इस प्रकार से मंडी से के छोटे छोटे विषय, यहाँ की गलियां, यहाँ की नालियां, यहाँ के चौकी प्रौढ़ घर, उनके ऊपर भी हमारे विद्यार्थियों ने काम किया है। तो हमारे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग से जाकर उनके अनुभवों को भी अपने पास लेते हैं, उनको भी लिखते हैं, और इसके साथ साथ उन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करके उनका अवलोकन भी करते हैं, उनके बारे में जानकारियां भी इकट्ठी करते हैं। इसलिए इतिहास विभाग की यह संकल्पना है कि इतिहास के प्रत्यक्ष प्रमाण, प्राइमरी सोर्सेज जिसको हम लोग कहते हैं, उनके बारे में विद्यार्थियों के अंदर जिज्ञासा पैदा करना और उसके आधार पर इतिहास लेखन के लिए कार्य करना। तो ये विद्यार्थी उन स्रोतों को इकट्ठा करते हैं, द्वितीय स्रोतों को साथ में लेते हैं, और उसके बाद जो अपना वो कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए सरदार पटेल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग का विद्यार्थी जहां पुस्तकालयों में बैठकर अध्ययन करता है, कक्षाओं में बैठकर अध्ययन करता है, वहां पर वो समाज में जाकर भी अध्ययन करता है। विद्यार्थी अपने अपने गांव के इतिहास के बारे में भी लिखते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में भी लिखते हैं। कमला फोर्ट के बारे में लिखा जा चुका है, कंडा पतन जिसको छोटा लघु हरिद्वार बोला जाता है, उसके ऊपर कार्य किया जा चुका है। हमारे यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर कार्य किया जा चुका है। तो इसलिए विद्यार्थियों की डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है वो समाज के बाद सुनिश्चित की गई है। और माननीय कुलपति जी का भी ये कहना है कि हम लोग जब तक समाज के साथ यूनिवर्सिटी को आत्मसात नहीं करेंगे तो इस शिक्षा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी ये संकल्पना की गई है कि किस प्रकार से विश्वविद्यालय जो हैं वो समाज के लिए और समाज में जाकर कार्य करें। तो हम लोग भी उस दिशा में जो है वो कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यह देखा जा रहा है और सामाजिक व्यवस्था, परिवार व्यवस्था और हमारी परंपराओं को एक चुनौती भी मिलती जा रही है कि गांव से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है और जो युवा है वो नशाखोरी की तरफ आकृष्ट हो रहा है विभिन्न कारणों से। खासकर पढ़ने वालों के लिए और पढ़ाने वालों के लिए भी व्यवस्था को बनाए रखना, उनके जीवन दर्शन को सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो डॉक्टर साहब, आपके पास भी बच्चे पढ़ते हैं एमए में और रिसर्च करने वाले बच्चे हैं, तो इनका अपने परिवार के साथ दादा दादी, नाना नानी या जो हमारी गांव की व्यवस्था है, परंपरा है, देव परंपरा है, मेले पर्व त्योहार हैं, उनके साथ जुड़ाव रहता है या कितना रहता है, या वो वहां से टूटते जा रहे हैं और आधुनिकता की चकाचौंध में फंसते जा रहे हैं। तो इस तरह की चुनौतियां भी आपके सामने आती हैं। तो आप बच्चों को किस तरह से शिक्षा देते हैं, कैसे उनका मार्गदर्शन करते हैं कि वो अपने परिवार के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रहें? बहुत सुंदर और बड़ा जायज प्रश्न है कि जो युवा पीढ़ी है जिसके ऊपर हम लोग आज की डेट में ये कर रहे हैं कि भाई युवा पथभ्रष्ट हो गया है, नशे में चला गया है, आत्महत्याएं कर रहा है, या युवाओं की स्थिति क्या है, क्या इसके लिए युवा ही दोषी है? ये एक प्रश्न पूरे समाज के सामने है। हमारे पास भी बहुत सारे बच्चे अध्ययन करने के लिए आते हैं और हमने हमारे जितने भी कार्यक्रम विभाग में या विश्वविद्यालय में होते हैं उसको विद्यार्थी ही करते हैं। लेकिन इसके साथ हमने एक और नया आयाम स्थापित किया है, वो ये है कि विद्यार्थी जब छुट्टियों में अपने घर जाते हैं तो उनको एक कार्य दिया जाता है, परियोजना कार्य दिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है कि आप अपने गांव में जाकर अपने दादा दादी, नाना नानी या उनके आयु वर्ग के, मान लीजिए किसी के दुर्भाग्य से नहीं भी हैं, तो गांव में वयोवृद्ध जो व्यक्ति है उसके पास बैठें, उसके साथ चर्चा करें और चर्चा करने के बाद आपके पास जो वो कहेंगे उसको आप लिपिबद्ध करके लिखकर हमें दें। तो हमारे बच्चे जाते हैं। मैं दो उदाहरण आपको साथ देना चाहता हूं। एक, हमने जब हमारा पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ तो उसमें हमारे जो बच्चे घर में थे उनको कहा गया कि आपने बुजुर्गों से पेड़ लगवाना है, तो उन्होंने बुजुर्गों से पेड़ लगवाए। और वर्तमान में बच्चे को किस दिशा की ओर ले जाना है, विद्यार्थी को ले जाना है, ये हमें सुनिश्चित करना होगा। एक अध्यापक के नाते, एक प्राध्यापक के नाते ये समाज का और हमारा दायित्व बनता है कि विद्यार्थी को सही दिशा मिले। जब वो बुजुर्गों के साथ 3 पीढ़ियां इकट्ठी काम कर रही हैं, चल रही हैं, लेकिन दुर्भाग्य क्या है हमारे समाज का कि पहली पीढ़ी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं, दूसरी तीसरे के साथ कनेक्ट नहीं। लेकिन वर्तमान परिवेश में हमारे इतिहास विभाग के बच्चे जो हैं
वो अपने बुजुर्गों के साथ, जो शहर में रहने वाला विद्यार्थी है वो भी शहर के किसी बुजुर्ग के साथ चर्चा करेगा कि आपका खान पान कैसा था, आपका रहन सहन कैसा था, आप किस प्रकार से जीते थे, आपके समय में दवाइयां क्या थी, आपके आवागमन के साधन क्या थे। ये सारी बातें वो उनसे, जो भी उनका इस प्रकार का विषय होता है उसको वो लेते हैं और लिपिबद्ध करके लाते हैं। और इसके एक बहुत अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं कि बुजुर्गों के हमें फोन आए हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके विद्यार्थी कई वर्षों के बाद हमारे साथ चर्चा करने के लिए आए। इसके साथ ही विद्यार्थियों को भी लगा कि ये चीज हमने कभी सुनी नहीं थी। उदाहरण के लिए मैं आपको सुनाना चाहता हूं, अभी एक पोस्ट कार्ड का विषय हमारे विभाग ने शुरू किया है। हम नववर्ष प्रतिपदा के ऊपर या दिवाली या तीज त्योहार के ऊपर हम पोस्ट कार्ड डालते हैं। मैं एक बार कक्षा में गया तो मैंने पोस्ट ऑफिस के ऊपर चर्चा हुई, तो मैंने कहा पोस्ट कार्ड देखा है? तो विद्यार्थियों ने कहा कि हमने तो पोस्ट कार्ड देखा ही नहीं, अंतर्देशीय देखा ही नहीं। तो हमने एक और विषय दे दिया बच्चों को कि आप पूछो समाज में जाकर, उन बुजुर्गों से जाकर कि उस कालखंड में अब हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करने के, संपर्क करने के साधन क्या थे। तो आपको पता चलेगा कि टेलीग्राम भी चलती थी, आपको पता चलेगा अंतर्देशीय पत्र भी थे, आपको पता चलेगा पोस्ट कार्ड भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में हमने एक पीढ़ी को, जो नव पीढ़ी है जिसको हम लोग युवा कह रहे हैं, उस पीढ़ी को जब हमने उस तीसरी पीढ़ी के साथ कनेक्ट किया तो उसके परिणाम ही कुछ अलग हैं। उन बच्चों का सोचने की क्षमता, उन बच्चों की बात करने का लिहाजा, उन बच्चों का शिष्टाचार, उन बच्चों के अंदर जो मोरालिटी, वो उनका जो उत्साह उनके अंदर है वो देखने को मिलता है। इसलिए इस पीढ़ी के साथ कनेक्टिविटी जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस दिशा में हमारे बच्चों ने, हमारे विभाग ने, हमारे सारे विश्वविद्यालय के परिवार ने इस प्रकार का संबंध स्थापित किया है जो निश्चित तौर पर एक नई दिशा जो है वो प्रदान करने वाला है और कर रहा है। अभी हम सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में इतिहास विभाग के आचार्य डॉक्टर राकेश शर्मा जी के साथ बातचीत कर रहे थे। विभिन्न विषयों पर इन्होंने अपने अनुभव साझा किए और जो विश्वविद्यालय के माध्यम से, इतिहास विभाग के माध्यम से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, कार्यक्रम विद्यार्थियों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनके बारे में जानकारी दी और किस तरह से ये मार्गदर्शन करते हैं, किस तरह से विश्वविद्यालय की शिक्षा के साथ साथ समाज के विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसके बारे में बातचीत हुई। इससे अवश्य युवाओं का भी मार्गदर्शन होगा और शिक्षा के जो विभिन्न विषय हैं उनका भी प्रचार प्रसार होने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा। हम डॉक्टर राकेश शर्मा जी के धन्यवादी हैं कि इन्होंने समय दिया और अपने अमूल्य विचार सबके साथ साझा किए जो सभी के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेंगे, प्रेरक होंगे। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने समाज से लेकर, इतिहास विषय से लेकर और विश्वविद्यालय से लेकर आपने जिन विषयों के ऊपर चर्चा की, आपका बहुत बहुत आभार, वंदन, अभिनंदन।